जैसे ही भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू होगा, भारत की लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स में पैसा ही इन्वॉल्व होता है। जब जीएसटी का झंझट खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस और स्टार्टअप करने की तरफ जाएंगे। जैसे कि लोग अभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, क्योंकि जीएसटी के अलग अलग रेट्स और अलग अलग रिटर्न से बिजनेसमैन परेशान है। जब भी कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनका बिजनेस बाद में चलता है, पहले उनके सर के बाल ही चले जाते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वन नेशन वन कार्ड के बारे में कि आखिर हमें क्यों एक देश और एक कार्ड की ज़रूरत है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छी समझ आ सके। और आज हम बात करेंगे वन नेशन वन टैक्स के बारे में। आपने अक्सर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जो सैलरी पर्सन है वो इनकम टैक्स से और जो बिजनेसमैन है वो जीएसटी से परेशान है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज हमने बनाया है एक प्लान कि कैसे हम पूरे भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू कर सकते हैं और भारत के लगभग हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम हमारे प्रेजेंट टैक्स सिस्टम की बात करें तो हम टैक्स तो देते हैं, लेकिन क्या उस पैसे का पूरा बेनिफिट हमें मिलता है? जैसे कि अच्छे रोड्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम रेट में कमी, यहाँ तक कि जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, वो भी हमें फ्री नहीं मिलती। फ्री को तो आप भूल ही जाओ। अगर आपको कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो आपकी सारी सेविंग ही चली जाएंगी और हो सकता है आपको किसी से पैसा भी उधार लेना पड़ जाए हॉस्पिटल के बिल को चुकाने के लिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बिजनेस बन चुके हैं। उन्हें चाहिए सिर्फ पैसा, और पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के पास सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनकी इनकम कम और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो पैसा हम इनकम टैक्स और जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं उसका यूज़ हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन वो पैसा ज़्यादातर जा रहा है करप्शन में। हम डेली करोड़ों के घोटाले की न्यूज़ सुनते हैं, और ये तो वो हैं जो न्यूज़ में आ जाते हैं जिनका पता चल जाता है। न जाने ऐसे कितने स्कैंडल्स होंगे जिनका कभी कुछ पता नहीं चलता और वो ऐसे ही चल रहे होते हैं। और इन्हीं सब वजहों से जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब। लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं है। अगर खाने के कुछ है तो उसमें प्रॉपर विटामिन, प्रोटीन्स, कैलोरीज नहीं है, मतलब भोजन में प्रॉपर पोषण नहीं है। जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। फिर भी ये लोग जीएसटी के रूप में टैक्स देते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सभी लोग पे करते हैं। और जो डायरेक्ट टैक्स है उसका जो बर्डन है वो ज़्यादातर सैलरी पर्सन्स पर ही है, और सैलरी में आपका सिर्फ गुजारा ही होता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से अच्छी है तो आप सैलरी में एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, लेकिन सैलरी से आप अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं जो लोग, वो ज़्यादातर पुअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मान लेते हैं उसकी जॉब लग जाती है और जॉब लगते ही वो सोचता है कि वो घर बनाएगा, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो प्लॉट लेने और घर बनाने के लिए वो होम लोन लेगा। उसके बाद रिटायरमेंट तक वो होम लोन की इंस्टॉलमेंट्स ही भरता रहेगा, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा तो इंटरेस्ट भरना पड़ जाता है। उसकी हर महीने की आधी सैलरी तो इंस्टॉलमेंट्स में चली जाएगी। उसके बाद घर का खर्च, बच्चों के एजुकेशन, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कमाने वाला एक ही होता है जिस पर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। और यही हाल प्राइवेट सेक्टर का भी है। और गवर्नमेंट सिर्फ इनकम देखती है, खर्चा नहीं। पहले वो इनकम टैक्स भरता है, फिर वो जीएसटी देता है हर चीज़ पर, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और गवर्नमेंट को उनकी इनकम का पता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने इनकम को कम दिखाया अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, क्योंकि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी रियल इनकम का गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं होता है।
जैसे आपके आसपास कोई फेमस फास्ट फूड वाला भी उस सैलरी पर्सन से ज़्यादा कमाता होगा, लेकिन वो इनकम टैक्स देता है 0। सारा डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो सैलरी क्लास पर आ जाता है। इसलिए हमें टैक्स बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका जो सोल्यूशन है वो है वन नेशन वन टैक्स और वन टैक्स रेट। तो इसके लिए सभी का न्यू आधार नंबर के साथ ई-रूपी वॉलेट बनाना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही ई-रूपी वॉलेट बनेगा और ये वॉलेट जब एक्टिव होगा जब आप अपना नया आधार नंबर इसमें डालोगे, अदरवाइज ये वॉलेट एक्टिव नहीं होगा। और जो नया आधार नंबर है वो हर पर्सन का सिर्फ एक ही बनेगा, सबको एक यूनिक नंबर इशू किया जाएगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और साथ ही 100 रुपये से ऊपर के नोट को बंद करना होगा। और जैसे ही सबका ये ई-रूपी वॉलेट बन जाएगा उसके बाद 100 रुपये के नोट को भी बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 10, 20 और 50 के नोट चलेंगे। और इसके बाद जो सभी लोग हैं जो 18 साल से ज़्यादा हैं और ह्यूमंस के अलावा जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, मतलब जिनके एक यूनिक आइडेंटिटी है, जिनके अलग से एक आइडेंटिटी है, वो सभी लोग ई-रूपी में डील करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके बाद जीएसटी, इनकम टैक्स, सारे टैक्स खत्म। साथ ही जीएसटी रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स जो भरने का झंझट है वो भी खत्म। आप जो भी पैसा रिसीव करोगे वो आपके इसी ई-रूपी वॉलेट में आएगा और इसी वॉलेट से आप सारी पेमेंट्स करोगे। और लास्ट में, मतलब साल के एंड में, जो पैसा बचेगा आपके वॉलेट में उस पर आपको टैक्स देना होगा। जैसे कि हम एक रेट मान लेते हैं 5, 10 या फिर 20%, तो हम 10% मान लेते हैं। तो हर साल 31 दिसंबर को आपके ई-रूपी वॉलेट में जितना भी पैसा होगा उसमें से 10% टैक्स डेबिट हो जाएगा और गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। और ऐसे ही सभी लोग, चाहे कोई सब्जी वाला हो, चाहे किसान, बिजनेसमैन, कोई कंपनी, धार्मिक संस्थान, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, बैंक, मतलब जिनका भी ई-रूपी वॉलेट है वो सब लोग टैक्स देंगे। भारत का हर नागरिक टैक्स देगा, क्योंकि अब ई-रूपी को कैश की तरह अब कोई घर पे छुपा के तो रख नहीं पाएगा। ये पैसा किसी न किसी के वॉलेट में ज़रूर होगा। आप अपना पैसा कहीं भी रखो, चाहे किसी फैमिली मेंबर, कंपनी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्थान, 10% टैक्स सभी पर लगेगा। 31 दिसंबर को जिनके भी वॉलेट में पैसा होगा 10% टैक्स डेबिट हो जाएगा और गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। और जो पैसा बचेगा वो होगा आपके नए साल का ओपनिंग बैलेंस। मान लेते हैं 50,000 में आपने 5,000 टैक्स दिया और जो 45,000 होगा वो आपका नए साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। और मान लेते हैं उस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका 60,000। तो इसका मतलब है आपको जो टैक्स लगेगा वो आपको सिर्फ 15,000 है, मतलब जो डिफरेंस है उस पर ही देना होगा। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से जितना ज़्यादा होगा आपको उसी पर टैक्स देना है, क्योंकि अगर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस से कम है तो इसका मतलब है आपने खर्चा किया है। और अगर आपने खर्चा किया है तो किसी न किसी की वो इनकम होगी, ज़रूर किसी न किसी का पैसा बढ़ा होगा, तो टैक्स वो देगा जिसका पैसा बढ़ा है, आपको टैक्स नहीं देना होगा। और ये टैक्स देने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वो हर चीज़ पर जीएसटी तो दे ही रहे हैं। और जब जीएसटी और इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो उन्हें 10% टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उन्हें कोई भी रिटर्न वगैरह नहीं भरनी पड़ेगी। इससे सबसे ज़्यादा फायदा गरीब लोगों और किसानों को होगा। अगर उनके पास पैसा नहीं बचेगा तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, जीएसटी नहीं होगा, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और इससे लोग हैं वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। और जो हमारा सपना है 5 ट्रिलियन या फिर 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का, वो हम जल्द ही पूरा कर पाएंगे। ज़्यादा टैक्स अमीर लोग ही देंगे और जो लोग कम टैक्स देंगे, जैसे कि 2,000, 1,000 या फिर 100 रुपये, मतलब साल के एंड में उनके पास 20,000, 10,000 या फिर 1,000 रुपये ही बचते हैं, तो इन लोगों को मिलेगी सब्सिडीज़। क्योंकि अब जो लोग सच में गरीब हैं उन तक मदद पहुंच पाएगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा तो ज़्यादातर वो लोग उठा रहे हैं जो खुद को गरीब दिखाते हैं, जिन्होंने खुद को गरीब दिखाया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। और जो लोग सच में गरीब हैं, जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है, उन तक मदद पहुंच ही नहीं पाती। तो सब्सिडीज देने के लिए गवर्नमेंट लगाएगी अपना पहला फिल्टर, जिसमें जिन फैमिलीज ने 2,000 रुपये से कम टैक्स पे किया है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक फैमिली होगी उसके जितने भी जो नए आधार कार्ड नंबर होंगे और जो बर्थ कार्ड नंबर होंगे वो आपस में लिंक होंगे
और आप खुद को, अपनी वाइफ को या फिर आपकी फैमिली में जो भी 18 साल से ज़्यादा है, किसी एक को हेड ऑफ द फैमिली चुनोगे और इसी हेड ऑफ द फैमिली के आधार नंबर से पूरी फैमिली के जो आधार नंबर हैं और जो बर्थ कार्ड नंबर हैं वो लिंक होंगे और इन्हीं के वॉलेट में जो सब्सिडी का पैसा है या फिर जो वाउचर्स हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या फिर फूड वाउचर्स, वो इन्हीं के वॉलेट में आएंगे। और जो 18 साल से कम होंगे वो कैश में ही डील करेंगे, उनका ये वॉलेट नहीं बनेगा। और इसके लिए एक फैमिली हर महीने बैंक से लगभग 5 या 10 हज़ार हम एक लिमिट रख सकते हैं, उससे ज़्यादा कैश नहीं निकाल सकती। लेकिन मान लेते हैं किसी के पास साल के स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपए थे और उसने साल में घर खरीदा, कार, बाइक वगैरह खरीदी, बहुत कुछ खरीदा और साल के एंड में उसके पास 20,000 रुपए बचे और उसने टैक्स भरा 2,000। लेकिन वो गरीब तो है नहीं, उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ गवर्नमेंट लगाएगी अपना दूसरा फिल्टर कि किन फैमिलीज के पास 2 से कम प्रॉपर्टी हैं, और ऐसे ही एक और फिल्टर लगेगा किन फैमिलीज के पास 2 से कम व्हीकल्स हैं। और इसलिए लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी और व्हीकल्स भी अपने नए आधार नंबर से लिंक कराने होंगे और इन फिल्टर्स के बाद जो भी हेड ऑफ द फैमिली के आधार नंबर निकल के आएंगे उनके वॉलेट में डाली जाएगी सब्सिडीज, जैसे कि पैसे, स्कूल वाउचर्स, फूड वाउचर्स, हेल्थ वाउचर्स उन्हें दिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप आयुष्मान कार्ड जैसे कार्ड बनवाते हो तो कई हॉस्पिटल में इनको इनवैलिड बता दिया जाता है और कई जगह जब आप कार्ड दिखाते हो तो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि हेल्थ सेक्टर आजकल बिजनेस बन चुके हैं। उन्हें चाहिए सिर्फ पैसा, जो उन्हें पैसा देगा वो उसी को अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन अब आपको हेल्थ वाउचर दिया जाएगा। जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल का QR कोड स्कैन करोगे तो आपको शो होगा कि आपके जो हेल्थ वाउचर है उसमें इतना बैलेंस पड़ा है और आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। जो फैमिली के जो 5 या 7 लोगों के लिए ये हेल्थ वाउचर दिया जा सकता है और ऐसे आपको एजुकेशन वाउचर्स भी दिए जा सकते हैं आपके 2 बच्चों के लिए। आप जब भी किसी स्कूल या फिर कॉलेज का QR कोड स्कैन करोगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपके एजुकेशन वाउचर में इतने पैसे हैं और आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लोगों को एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी की बात करें तो फैमिली को बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे तो दिए जाते हैं, लेकिन फैमिली उस पैसे का यूज़ अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान उन्हीं को पूरा करने में लगा देते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन इन वाउचर्स का यूज आप सिर्फ स्कूल के QR कोड या फिर कॉलेज के QR कोड पर ही कर पाओगे। इसलिए लास्ट वीडियो ने आपको बोला था कि जिनका भी ई-रूपी वॉलेट बनेगा उन्हें अपना बिजनेस चुनना होगा कि वो किस सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, जिस सेक्टर में वो काम करते हैं उन्हें अपना बिजनेस चुनना होगा। जैसे ही भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू होगा, भारत की लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स में पैसा ही इन्वॉल्व होता है। जब GST का झंझट खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस और स्टार्टअप करने की तरफ जाएंगे। जैसे कि लोग अभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, क्योंकि GST के अलग अलग रेट्स और अलग अलग रिटर्न से बिजनेसमैन परेशान है। जब भी कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनका बिजनेस बाद में चलता है, पहले उनके सर के बाल ही चले जाते हैं। वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दें या फिर GST के रेट्स और रिटर्न्स में ही उलझे रहें। लेकिन इस टैक्स सिस्टम के बाद उनका जो सारा फोकस होगा वो बिजनेस को एक्सपेंड करने और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर होगा, क्योंकि साल के एंड में जो भी पैसा उनके वॉलेट में बचेगा उसके ऊपर टैक्स अपने आप डेबिट हो जाएगा। और साथ ही जो कंपनीज अपने आप को लॉस में दिखा के टैक्स की चोरी करती थी वो भी अब नहीं कर पाएंगी, सभी लोग टैक्स देंगे। अब कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा। साथ ही जो गरीब किसान हैं उनकी भी मदद हो पाएगी। जिनके पास पैसा नहीं बचता उन्हें कोई टैक्स, कोई GST नहीं देना, साथ ही उन्हें सब्सिडीज भी मिलेंगी। और जो वो टैक्स पे करेंगे उस टैक्स अमाउंट पर जो गरीब लोग हैं उन्हें हम कम इंटरेस्ट रेट पर लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज कब तक ही देगी? जैसे गवर्नमेंट अभी सब्सिडीज तो देती है, लेकिन उसका पैसा डेवलपमेंट में कमी करके या फिर किसी चीज पर टैक्स रेट को बढ़ाकर हमसे ही लिया जाता है। सो इसलिए हमें फोकस करना होगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ताकि वे खुद पैसा कमा सके और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। और जब सब चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी तो करप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हर कोई ई-रूपी में डील करेगा जिसका गवर्नमेंट को पता होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ लोग ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं और स्पीडिंग करते हैं और पैसे दे के, कैश दे के बच जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग करप्शन करते हैं। अभी भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन अब कोई करप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50 से बड़ा नोट होगा ही नहीं, तो कैश में पैसे देंगे कैसे? ई-रुपये में देंगे तो पकड़े जाएंगे। तो अब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी और जो सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। हमारे देश के खिलाफ कौन फंडिंग कर रहा है, बॉर्डर पर जो हमारे वीर जवान हैं जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें फंडिंग कहाँ से मिल रही है, भारत से उनकी मदद कौन कर रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए या फिर जो भारत को अपना देश नहीं मानते, वे इन जैसे लोगों की मदद करते हैं। और हमारे वीर जवानों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे वीर जवान सुरक्षित रहेंगे तो ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और इसके अलावा हमारे देश का माहौल बिगाड़ने, दंगे करवाने, धर्मांतरण और जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है, जैसे ड्रग कल्चर जो कि हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है और हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है, इन सब के लिए जो भी फंडिंग होती थी वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ई-रुपये को सिर्फ हमारे भारत के लोग ही यूज कर पाएंगे। और जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें जो ट्रांजैक्शन होंगी उन पे हमारा इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखेगा, ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो। और ऐसे ही जो हमारा यूथ है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक और पैसे देके सिलेक्शन, इन जैसी चीज़ों से वो परेशान है, सालों साल वो तैयारी करता है, लेकिन जैसे ई-रुपये आएगा तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पेपर लीक करने वाले को जब पैसा नहीं मिलेगा तो पेपर लीक करेगा ही क्यों? और जब भी एग्ज़ाम होगा, जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट होगा, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में इन्वॉल्व है, उन सब के जो ई-रुपये वॉलेट है उन पर नज़र रखी जाएगी, ताकि पैसे देके कोई भी सिलेक्शन ना ले पाए। जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। हर साल एग्ज़ाम होंगे और उसी साल आपको जॉब दी जाएगी। और अगर हम हमारे धार्मिक संस्थानों की बात करें तो वो भी 10% टैक्स देंगे। जैसे जो मंदिर हैं वो अभी बोर्ड के कंट्रोल में आ जाएंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकल के, और जो बोर्ड का जो ई-रुपये वॉलेट होगा उससे 10% टैक्स अपने आप डेबिट हो जाएगा। और जो पैसा बचेगा उससे हम मंदिरों में गौशालाएं खोल सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं रोड पर गौ माताओं का एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार गौ माताओं की वजह से भी कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं। ताकि ये सब ना हो, हम हर मंदिर में गौशाला खोल सकते हैं। साथ ही हम लोगों को खाना प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे मंदिरों में भंडारे लगते हैं तो हम डेली भंडारा लगा सकते हैं, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। और साथ ही योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन क्लासेस भी लगाई जा सकती हैं, क्योंकि आजकल लोगों के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत है, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी हम मंदिरों में लगा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। और इसके लिए हमें कानूनों को और ज़्यादा सख्त करना होगा, ताकि लोग क्राइम करने से डरे। वैसे ई-रुपये के बाद जो लोग क्राइम करेंगे उन्हें ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि जो लोग पैसे देके छूट जाते थे वो अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग क्राइम करेंगे सज़ा उन्हीं को मिलेगी। और भारत की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे जो स्टेट्स के जो सीएम्स हैं उन्हें जो सैलरी मिलती है स्टेट की जीडीपी के हिसाब से, वो तो उन्हें मिलेगी, लेकिन उन्हें जो अलाउंस मिलते थे वो अब इस बेसिस पर मिलेंगे कि उन्होंने स्टेट में क्राइम रेट कितना कम किया, कितने लोगों को जॉब्स दी, राज्य में कितना डेवलपमेंट किया, राज्य में सफाई व्यवस्था कैसी है। तो इन सब रिपोर्ट्स के आधार पर अब उन्हें अलाउंस मिलेंगे। और इन रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए अपोजिशन पार्टी तो हर स्टेट में है ही। वैसे ई-रुपये के बाद रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं होगी, और ऐसे ही हर स्टेट को रैंक दी जाएगी, और इस लिस्ट में जो टॉप रैंकर राज्य होंगे उनके सीएम्स को सबसे ज़्यादा अलाउंस दिए जाएंगे, और ऐसे ही जो कम पे होंगे उन्हें कम अलाउंस दिए जाएंगे, ताकि राज्यों में आपस में कॉम्पिटिशन बढ़े। और ऐसे ही हर स्टेट के जो सीएम है और जो मंत्री हैं वे अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ने कैसा परफॉर्म किया उसके हिसाब से वहाँ के जो एमपीज हैं और एमएलएज हैं उनको अलाउंस दे सकते हैं, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी आपस में कंपटीशन बढ़े। और ये अलाउंस सिस्टम हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लागू किया जा सकता है, क्योंकि ई-रुपये के बाद सारा करप्शन और रिश्वत खत्म हो जाएगा। और जो लोग अच्छे से काम करते हैं उन्हें अलाउंस देंगे तो उनका भी जो मनोबल है वो बढ़ेगा, ताकि वो लोग अच्छे से काम करें और पूरी ईमानदारी से काम करें। और ऐसे हम तेज़ी से डेवलपमेंट कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो कास्ट या फिर धर्म के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और घोटाले हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, और जो गरीब लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही। और गरीब हर कास्ट में है, हर धर्म में है, जिनके पास पैसा है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो किसी भी कास्ट या फिर धर्म के हों, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा गरीबों को ही होती है, और हमें इसी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो करप्शन है या फिर रिश्वत है उसको हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, जो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगी। अब बात करते हैं हमारे ई-रुपये ऐप के बारे में कि हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा इसका होम सेक्शन, जिस पे आपको सारी बेसिक चीज़ें मिलेगी जो आपको किसी भी पेमेंट ऐप पर मिलती हैं, और साथ में मिलेगा आपको ई कार्ड रिचार्ज का ऑप्शन।
जैसे कि मैंने बताया था, आप अपने नए आधार कार्ड से पेमेंट कर पाओगे। जो QR कोड होगा आपके आधार कार्ड पर, आप उसको स्कैन करोगे और इससे आप अपना जो कार्ड है उसको रिचार्ज कर पाओगे, या फिर आप अपना जो आधार नंबर है उसको भर के भी रिचार्ज कर सकते हो। क्योंकि आजकल हमें ज़्यादातर कैश की ज़रूरत बस या फिर ट्रेन में जब हम टिकट लेते हैं उस टाइम पड़ती है। जैसे कि बस में जब आपको टिकट लेनी होती है तो आपको कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अब आप कार्ड से पेमेंट कर पाओगे। जैसे कि आप देखते हो आजकल जो कंडक्टर हैं उनके पास ऐसी मशीन आप देखते हो, तो आप इसी मशीन पर आप पेमेंट कर पाओगे। आप जैसे ही टिकट लोगे, कंडक्टर पे नाउ पे क्लिक करेगा और आपको अपना कार्ड टैप करना होगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। और ऐसे ही पूरे भारत में कहीं भी आप इस कार्ड से पेमेंट कर पाओगे। और जब आप पेमेंट करोगे तो सामने वाले के पास आपकी कार्ड की डिटेल्स नहीं जाएंगी, उनके पास सिर्फ एक टोकन नंबर जाएगा। और ऐसे ही जब आप ई-रूपी ऐप से पेमेंट करोगे किसी QR कोड को स्कैन करके, तो खुद आप सिलेक्ट कर पाओगे ऐप के अंदर ही कि सामने वाले के पास आपका मोबाइल नंबर जाए, आपकी UPI ID जाए, आपका नाम जाए, या फिर कुछ भी ना जाए। और हमारे ई कार्ड में हम एक लिमिट रख सकते हैं, जैसे कि 5 या फिर 10,000, तो मैक्सिमम 5 या 10,000 आप इस ई कार्ड में कैरी कर सकते हो एक टाइम पर। और जब आप ई कार्ड से पेमेंट करोगे तो कभी आपको पिन भरने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे मैंने बताया था, इस कार्ड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, क्योंकि जैसे कि एयरपोर्ट पर या फिर कहीं और जहां आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए फिंगरप्रिंट रखना पड़ता है, लेकिन कई बार वहां से जो आपका बायोमेट्रिक डेटा है वो चोरी कर लिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको फिंगरप्रिंट रखना होगा तो आपको इसी कार्ड पर रखना होगा। आप कार्ड को मशीन में हाफ डालोगे और इसी कार्ड पर आप अपना फिंगरप्रिंट रखोगे और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव कर सकोगे। और ये कार्ड है वो हमेशा आपके पास रहेगा। तो इस तरह जो आपको बायोमेट्रिक डेटा है वो सेफ रखा जा सकता है। और कार्ड की सिक्योरिटी के लिए हम इसको मास्क आधार कार्ड बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट ही आपको दिखेंगे। और जो इसमें चिप लगी होगी उसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, जैसे कि आपका पूरा आधार नंबर, आपका नेम, फोटो वगैरह। और जब आप टैप करोगे तो ही ये सारी डिटेल शो होगी। और इस तरह ये जो कार्ड है आपके पासपोर्ट का भी काम कर सकता है, साथ ही ये कार्ड आपके ड्राइविंग लाइसेंस का भी काम कर सकता है। क्योंकि जब आप ड्राइविंग टेस्ट पास करोगे तो उसके बाद आपकी जो चिप है इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट की जा सकती है, या फिर आपको एक नया आधार कार्ड इशू किया जा सकता है, जिस कार्ड के ऊपर आपका जो ड्राइविंग का लोगो है वो लगा होगा, जिससे पता चल सके कि आपने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। और इस तरह ये कार्ड आपके ड्राइविंग लाइसेंस का भी काम करेगा और आपको अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत या कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं हमारे ऐप के दूसरे सेक्शन के बारे में, जहां पर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स चल रही है, लेकिन इस ऐप में आप गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर पाओगे। 5-10 पॉइंट्स में ही आपको आपकी भाषा में स्कीम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप आसानी से यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर पाओगे, जैसे कि अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम चलती रहती हैं टाइम टाइम पे, और जो स्टेट की स्कीम है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हमारे ऐप के तीसरे सेक्शन के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लोन। अब आप इसी ऐप से लोन ले पाओगे। यहाँ आपको सारे बैंक्स और रजिस्टर्ड कंपनीज जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं वो सभी आपको मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। क्योंकि जो फ्रॉड लोन ऐप्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं उनके स्कैम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इंश्योरेंस, साथ में FD फिक्स डिपॉजिट। यहाँ आपको सारे बैंक मिलेंगे। आप किसी भी बैंक के साथ चाहो आप अपनी FD करा सकते हो, और ये वैसा ही होगा जैसे कि आप FD कराते हो बैंक में अभी, तो सेम वैसा ही प्रोसेस ये रहेगा। साथ में यहाँ पे आपको एक और FD का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे इस FD का मतलब है फ्लक्चुएटिंग डिपॉजिट। क्योंकि ई-रुपये की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि आपको इस रुपए पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। क्योंकि जब आप बैंक में पैसा रखते हो अपने सेविंग अकाउंट में तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जो बैंक है वो आपके पैसे का यूज़ करता है अलग अलग लोगों को लोन देने के लिए, या फिर कहीं और आपके पैसे का यूज़ करता है और आपको इंटरेस्ट देता है। लेकिन जब पैसा आपके वॉलेट में होगा तो कौन यूज़ करेगा उसको, कौन अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जो फ्लक्चुएटिंग डिपॉजिट है इसमें आपको सारे बैंक्स मिलेंगे। आप किसी भी बैंक के पास अपना ई-रुपये भेज सकते हो, जिसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। बैंक आपके ई-रुपये का इस्तेमाल लोन देने या इन्वेस्ट करने के लिए कर सकता है, और आपको हर महीने या फिर 6 महीने जैसे भी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और कभी भी आपको इन रुपयों की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो आप इनको आसानी से विड्रॉ भी कर पाओगे। आपने जिस बैंक के पास पैसे रखे हैं आप उससे विड्रॉ रिक्वेस्ट करोगे और 1 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। और इस तरह जो आपका जो ई-रुपये है उस पर इंटरेस्ट मिलने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी।
अब बात करते हैं हमारे ऐप के फोर्थ सेक्शन की, जो कि है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का। आपने जिसको पैसा सेंड किया, रिसीव किया, आपको सारी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन, जो कि है आपका प्रोफाइल। इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके व्हीकल्स, आपके लोन्स सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस ई रूपी को आप ऑफलाइन भी ट्रांसफ़र कर पाओगे और 500 रुपये तक आपको कोई भी पिन भरने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब भी पेमेंट 50,000 से ज़्यादा की होगी तो यहाँ पे आपको 3 या फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को, आप व्हीकल खरीद रहे हो, और हम इसमें ज्वेलरी भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप 50,000 से ऊपर पेमेंट करोगे तो आपको इन सारे ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करोगे और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उनका नया आधार नंबर भरना होगा। इसके बाद उनके नाम जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसको सिलेक्ट करोगे और यही सेम प्रोसेस जो हमारा सेलर है वो भी करेगा। वो आपका नया आधार नंबर इसमें डालेगा और जो प्रॉपर्टी वो सेल करना चाहता है उसको सिलेक्ट करेगा और बस आपका काम हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपका जो ओनरशिप सर्टिफिकेट है वो कोर्ट तक पहुंच जाएगा और खुद आपके पास कोर्ट से फोन आएगा कि आप अपना जो ओनरशिप सर्टिफिकेट है वो तैयार है, उसको आप लेके जा सकते हो। और यही सेम प्रोसेस जो व्हीकल है या फिर ज्वेलरी है उसको खरीदने या फिर बेचने के लिए किया जा सकता है। और मान लेते हैं कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है उससे गवर्नमेंट को कम रिवेन्यू मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल खरीदोगे तो पेमेंट होने के बाद जो हमारा जो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आपको आपके ऐप पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने इतने रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और आपको 10% प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। उसके बाद ही आपका जो ओनरशिप सर्टिफिकेट है वो कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। और ऐसे ही व्हीकल खरीदने पर व्हीकल टैक्स या फिर रोड टैक्स और ज्वेलरी खरीदने पर ज्वेलरी टैक्स लिया जा सकता है जब भी पेमेंट 50,000 से ज्यादा की होगी। और इस तरह व्हीकल या फिर ज्वेलरी के लिए भी ओनरशिप सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है, क्योंकि आजकल आपको ज्वेलरी पर भी एक 6 डिजिट का यूनिक नंबर देखने को मिलता है जिससे उनको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। और इस तरह कोई भी कैश में प्रॉपर्टी, व्हीकल या ज्वेलरी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनका ओनरशिप सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर 10% टैक्स तो लगेगा, लेकिन जो पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल्स हैं उन पर हम 20 या फिर 30% टैक्स लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं। और अगर हम बात करें अल्कोहल और टबैको प्रोडक्ट्स की, तो या तो हम भारत से उन्हें पूरी तरह बैन कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर भी 20 या फिर 30% टैक्स लगा सकते हैं। और जो लोग ये प्रोडक्ट सेल करेंगे उन्हें अपना बिजनेस अल्कोहल एंड टबैको प्रोडक्ट्स चुनना होगा। और इस तरह ये टबैको प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ अल्कोहल शॉप्स पर ही मिलेंगे और जो लोकल शॉप या फिर किराना शॉप हैं उन पर ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। और इस तरह हम हमारे यूथ को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। और अगर कोई लोकल शॉप वाला इन्हें सेल करता है और पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने पर भी 10% टैक्स ले सकते हैं। जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करोगे तो बच्चों को 10% टैक्स देना होगा। इससे जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादातर पेरेंट्स के नाम ही रहेगी, क्योंकि आजकल भारत में भी वेस्ट कल्चर को फॉलो करते करते लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत करना भूलते जा रहे हैं और भारत में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। और जिन फैमिलीज के पास 1 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं तो हर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पर 10% टैक्स हर साल लिया जा सकता है। और एग्रीकल्चरल लैंड को हम इससे बाहर रख सकते हैं ताकि किसानों को टैक्स ना देना पड़े। और जो फॉरेन कंपनीज हैं जो कि इंडिया में अपना बिजनेस कर रही हैं, तो जब ये कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो इंडिया से बाहर अपने देश भेजेंगी तो उनके वॉलेट से भी 20 या फिर 30% टैक्स डेबिट किया जा सकता है। और ये जो हमारा टैक्स है 10% जो कि साल के एंड में 31 दिसंबर को आपके वॉलेट से डेबिट होगा, उसको साल में 2 या फिर 3 बार भी लिया जा सकता है। तो इन कुछ तरीकों से हम गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे टैक्स रेट की। तो वीडियो में हमने 10% टैक्स रेट माना है, तो ये जो टैक्स रेट है वो 10, 20 या फिर 5, 2 या फिर सिर्फ 1% हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शुरुआत के सालों में ये जो टैक्स रेट है वो 10 या फिर 20% रहे, लेकिन आने वाले सालों में ये जो टैक्स रेट है वो 5, 2 या फिर सिर्फ 1% तक आ जाए, क्योंकि अब करप्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और जो सड़क करप्शन की वजह से पहले सिर्फ 4 महीने चलती थी और उसमें गड्ढे आ जाते थे, वो अब 4 साल चलेगी। और जो ब्रिज बनते बनते गिर जाता था अब वो पूरा बनेगा भी और सालों साल चलेगा भी।
क्योंकि जो कंपनी अब रोड या फिर ब्रिज बनाने का टेंडर लेंगी तो गवर्नमेंट उन्हें ई वाउचर की फॉर्म में पैसा दे सकती है। जो वाउचर सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज होना है उन्हीं की शॉप्स पर यूज हो सकेगा और इस तरह बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो घोटाले होते थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बार बार गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना पड़ेगा और इससे गवर्नमेंट का पैसा बचेगा जो कि हमारे डेवलपमेंट में यूज होगा। अब बात करते हैं जॉब्स की। तो वन नेशन वन टैक्स और ई रूपी के बाद कुछ जॉब्स तो कम होंगी, जैसे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा जो कि होगा हमारा इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि सभी ट्रांजैक्शंस पर नजर रखेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन कंपनी के नाम पर लोन लेकर खुद पर तो खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक से लोन लेकर और फौरन भागने के काफ़ी इंसिडेंट हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि आपके और हमारे जैसे लोगों का पैसा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जब बैंक से लोन लेगी तो वो पैसा होलसेल सीबीडीसी में होगा, लेकिन जब कंपनी और ह्यूमन वॉलेट के बीच ट्रांजैक्शन होगी तो होलसेल सीबीडीसी में चेंज होगा और हमारे इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को इसका पता चल जाएगा। वो इन लोगों के वॉलेट ब्लॉक कर सकता है और हमारे टैक्स डिपार्टमेंट ने सही से काम किया है या नहीं, उसने सारे ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट किया है या नहीं, इसके लिए हमारा जो सीएजी डिपार्टमेंट है वो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की ऑडिट भी करेगा ताकि कोई भी फ्रॉड या फिर करप्शन ना हो। और साथ ही हमें एक साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश करना होगा ताकि लोगों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सेफ रखा जा सके। वैसे ई रूपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, जिसको हैक करना या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी के साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो हमारा साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसकी मदद करेगा ताकि उनका जो पैसा है उसको सेफ रखा जा सके, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कैम बढ़ते ही जा रहे हैं और आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपने कई बार ऐसे मैसेजेस देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि आप कार या फिर आईफोन विन कर चुके हो, आपको सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करना है। तो मैं आपको बता दूं, एक बात हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती और जब भी आपको ऐसे लिंक मिले तो उन पर कभी क्लिक ना करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इन लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि क्या पता मिल ही जाए। और इन सब फ्रॉड्स में अगर आपका ई रूपी आपके वॉलेट से कोई चोरी कर लेता है तो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद करेगा और आपके ई रूपी को वापस आपके वॉलेट तक पहुँचाएगा। और इन सब फ्रॉड से बचने के लिए और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जहां आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जो ऑनलाइन फ्रॉड होते रहते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ताकि आप ऐसे किसी भी स्कैम में ना फंसे। और साथ ही आपको बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलने वाली है, तो उस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करके आपको कमेंट में लिखना है आपका नेम, उसके आगे सब्सक्राइब्ड और जिस नंबर पर आपने सब्सक्राइब किया, जैसे कि पहला, दूसरा या फिर जिस नंबर पर आपने सब्सक्राइब किया है वो आपको लिखना है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर कौन होते हैं। और जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा तो हम अपने टारगेट्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, जैसे हमारा खुद का गूगल जैसा सर्च इंजन, हमारे खुद के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप्स, साथ ही अमेजोन जैसे ऐप्स। क्योंकि अभी जो ऐप्स मैंने बताए हैं जो कि काफ़ी फेमस ऐप्स हैं, ये सारे ऐप्स यूएसए के हैं, क्योंकि चाइनीज ऐप्स को तो हमारी गवर्नमेंट बैन कर देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे खुद के मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स, क्योंकि जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 70% लोगों के हाथ में कोई न कोई चाइनीज़ मोबाइल ही होगा और बाकियों के पास सैमसंग जो कि साउथ कोरियन कंपनी है या फिर एप्पल या गूगल जो कि यूएसए की कंपनीज हैं, सिर्फ 1 या 2% लोगों के पास ही लावा, माइक्रोमैक्स जैसा कोई इंडियन ब्रांड होगा। क्योंकि चाइनीज मोबाइल से जो मार्केट है वो भरा पड़ा है, तो यूज़र करे भी क्या। और यही हाल हमारा जो लैपटॉप मार्केट है उसका भी है और यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। और यहीं पर हम सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि चाइना करता है। आप आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देख लो, वो या तो मेड इन चाइना होगी या फिर उसमें जो पार्ट्स लगे होंगे वो मेड इन चाइना होंगे। और हमें भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ज़रूरत है, ताकि आगे से हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो उस पर मेड इन इंडिया लिखा हो। और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी को भी चेंज करने की ज़रूरत है। वैसे गवर्नमेंट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है जिसके ऊपर काम चल रहा है। वैसे क्या आप एक वीडियो एजुकेशन पॉलिसी पर चाहते हैं जिसमें हम बात करें कि एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ।
अब बात करते हैं हमारे इस टैक्स सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जिन्हें जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स हैं उनको यूज़ करना नहीं आता, वो ई-रुपये को कैसे यूज़ करेंगे। तो हम इनके लिए बैंकों में ही अलग से जो क्लासेस हैं वो लगा सकते हैं। वैसे आजकल लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जो ऐप्स को यूज़ करना नहीं जानते, वो अपने बच्चों का या फिर जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका जो QR कोड है उसको अपने साथ रखते हैं ताकि वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकें। और लोग यूट्यूब जैसे ऐप से भी इनको यूज़ करना सीख रहे हैं, क्योंकि भारत में UPI का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद कर रहे हैं, कोई भी कैश रखना पसंद नहीं करता। और अगर वो थोड़ा बहुत कैश रखते भी हैं तो वो मोबाइल के बैक कवर में ही रख लेते हैं। आजकल आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मोबाइल के बैक कवर में थोड़े बहुत पैसे रख लेते हैं, बाकी चीज़ें वो ऑनलाइन करते हैं। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉब्लम की तो वो है पूरे भारत की सब फैमिलीज के न्यू आधार कार्ड और बर्थ कार्ड बनवाने में कितना टाइम लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में लगभग 30 करोड़ फैमिलीज रहती हैं और जो सारे बैंक हैं उनके जो टोटल ब्रांचेज हैं वो हैं 1.5 लाख से ज़्यादा। तो अगर डेली एक ब्रांच 20 या 25 फैमिलीज के भी न्यू आधार कार्ड, बर्थ कार्ड और ई-रुपये अकाउंट बनाती है तो हम 3 से 4 महीनों में ही पूरे भारत के ई-रुपये वॉलेट बना सकते हैं। और जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल रहेगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और भारत के लगभग सभी लोग भी इसके लिए एग्री हो जाएंगे, क्योंकि भारत में 60 to 70% लोग पुअर या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जैसे उन्हें पता चलेगा ना ही उन्हें कोई इनकम टैक्स देना है, ना GST देना है और ना ही कोई रिटर्न भरनी है, और साथ ही उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी। तो चाहे सैलरी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो और कोई भी हो, सारे ही बैंकों को आगे लाइन लगाने को भी तैयार हो जाएंगे ई-रुपये में कन्वर्ट कराने के लिए। और इस तरह हम पूरे भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर सकते हैं। और ये राइट टाइम है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है कुछ राज्यों में, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये राइट टाइम रहेगा जब हम पूरे भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर सकते हैं और भारत के लगभग हर प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं, जैसे करप्शन, रिश्वत, घोटाले, किडनैपिंग, अलग अलग टाइप की स्मगलिंग और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो कि भारत में होती हैं, हम उन सबको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ किसी न किसी तरीके से पैसे से रिलेटेड होती हैं। लोगों को जल्दी न्याय मिल पाएगा, क्योंकि अब जो क्राइम करेगा उसी को सजा मिलेगी, कोई भी पैसे दे के छूट नहीं पाएगा। और जो फेक प्रोफेशन है, जैसे कि फेक डॉक्टर्स जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। क्योंकि जिनका भी ई-रुपये अकाउंट बनेगा उन्हें अपना ऑक्यूपेशन चुनना होगा कि वो क्या काम करते हैं, और ये जो उनका ऑक्यूपेशन है वो वेरीफाई भी होगा। सो गाइज, आपको टैक्स सिस्टम कैसा लगा और आपको इसमें क्या दिक्कत लगती है, क्या लूपहोल्स आपको लगते हैं और कैसे हम उन लूपहोल्स को कवर कर सकते हैं, इसके लिए आप सजेशन कमेंट्स में दे सकते हो। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था। वैसे आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करना, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी पर आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करे और ये वीडियो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट तक पहुँच पाए और हम ऐसे किसी टैक्स सिस्टम को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर पाए और जैसा भारत हम चाहते हैं वैसा बना पाए। और इस वीडियो के पार्ट 1 को जरूर से देख लेना और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।